Good morning to all of you. This is Arvind Mania. Again, welcome to my channel for MongoDB video lectures. पिछले लेक्चर में हमने MongoDB के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सब डिस्कशन किया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. कैसे MongoDB को ओपन किया जाता है, कैसे कमांड प्रॉम्प्ट में हम ओपन कर सकते हैं MongoDB को, और MongoDB के यूज से हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और कैसे बेसिक कमांड जो MongoDB में अवेलेबल है उसे हम यूज करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं और कैसे उसे यूज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले MongoDB को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे कि हम MongoDB को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं. जो सबसे पहला तरीका है वो है जहाँ पे MongoDB आपका इंस्टॉलेशन हुआ है वहाँ पे जाइए. तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप MongoDB का इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसका इंस्टॉलेशन है वो आपकी जो सिस्टम ड्राइव है दैट इज सी ड्राइव है उसमें इंस्टॉलेशन हुआ होगा. ठीक है, तो सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, MongoDB फोल्डर क्रिएट हो गया होगा जब भी आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया होगा MongoDB का, तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में MongoDB नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया होगा. ठीक है, तो MongoDB फोल्डर में जाइए, उसमें सर्वर फोल्डर होगा, जो वर्जन है उस नाम का फोल्डर बिना होगा, और उसमें जो बीन नाम का फोल्डर है उस फोल्डर में आप जाएंगे तो कई सारी फाइल्स जो आप सिस्टम फाइल और एप्लीकेशन फाइल और डेटाबेस फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, तो उसमें एक exe फाइल होगी दैट इज mongo.exe. ठीक है, तो mongo.exe पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका MongoDB है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लाइन जो यहाँ पे लिखी है दैट इज MongoDB. जो MongoDB हमने जो इंस्टॉलेशन किया है उसका वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो हमारा जो करंट वर्जन जो हमने इंस्टॉलेशन किया है दैट इज 4.2.8 और बाकी सब सिस्टम इंफॉर्मेशन दी गई है. और यहाँ पे ये जो आपका कर्सर यहाँ पे दिखा रहा है दैट इज नाउ यू कैन स्टार्ट योर कमांड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस और एनीथिंग यू वांट टू अप्लाई टू योर डेटाबेस. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वे कि आप कैसे MongoDB को यूजर इंटरफेस से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दूसरा वे है MongoDB को स्टार्ट करने का दैट इज आपको कमांड लाइन पे जाना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा. कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए आप तो फिर आपको जैसे ही हमने जो यूजर इंटरफेस में हमने जो पूरा पाथ एक्सेस किया था mongo.exe तक पहुंचने के लिए, वो पाथ आपको यहाँ पे टाइप करना है. ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अभी जो एडमिन यूजर अरविंद मेनिया एज अ एडमिन यूजर है वो पाथ हमें यहाँ दिखाएगा. ठीक है, तो हमें कहाँ पे जाना है, जहाँ पे हमारा MongoDB इंस्टॉल हुआ है वहां पे जाना है. तो सबसे पहले इस पाथ से उस पाथ में जाने के लिए हम कमांड लिखेंगे cd दैट इज फॉर चेंज डायरेक्टरी. उसके बाद हम लिखेंगे पूरा पाथ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में MongoDB में सर्वर में 4.2 में B. ठीक है, तो ये पाथ हमें लिखना है और ये पाथ हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमने क्या किया था, बीन नाम के फोल्डर में जाके हमने क्या किया था, mongo.exe पे डबल क्लिक करके उससे स्टार्ट किया था. तो यहाँ पर भी आपको ये उस फाइल का नाम ही टाइप करना है mongo.exe और आपको एंटर प्रेस करना है. ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पे आपका MongoDB है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है,
तो MongoDB को एग्जीक्यूट करने के लिए या MongoDB को स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल है। या तो डायरेक्टली सी ड्राइव में जाके पूरे पाथ मतलब बिन फोल्डर तक जाइए और वहां पे जो mongo.exe फाइल है उस पर डबल क्लिक कीजिए, जैसे आपका MongoDB एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। या तो कमांड प्रॉम्प्ट में से भी आप डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, उसी तरह आप MongoDB को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MongoDB का एग्जीक्यूशन, मतलब MongoDB को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक कमांड्स जो MongoDB में यूज होते हैं उस बेसिक कमांड्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक कमांड है वो मैं आपको दिखा, मतलब हम ऐसे ऐसे कमांड जो बेसिक कमांड है वो हम देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है यहाँ पे वो देखने के लिए कमांड है शो dbs, दैट इज शो डेटाबेसेस। ठीक है, और शो dbs लिखने के बाद आप एंटर कीजिए तो जितने भी डेटाबेस एग्जिस्टिंग होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो बुक इन्फो है, स्टूडेंट्स है, टेस्ट है, एडमिन है, कन्फिग है और लोकल है। कन्फिग और लोकल आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे जो सिस्टम जनरेटेड होते हैं। बाकी के जो ऊपर के चार है, बुक इन्फो, स्टूडेंट, टेस्ट और एडमिन, वो मैंने डेटाबेस बनाए हुए हैं। ठीक है, और जो साइड में आप देख रहे हैं 0.000 GB, दैट इज फॉर ईच डेटाबेस। जो अभी डेटाबेस आपने बनाया है वो डेटाबेस कितनी जगह रोकता है, मतलब स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करता है वो आपको दिखाई दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कमांड, दैट इज के सिस्टम में कितने डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं, मतलब सिस्टम में कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है उसे अगर हमें देखना है तो सिंपल एक कमांड है शो dbs जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कमांड। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कोई एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला कमांड दिया था वही कमांड देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। बुक इन्फो है, स्टूडेंट्स है, टेस्ट है, एडमिन है, कन्फिग और लोकल है। ठीक है, तो हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं, कॉलेज नाम का डेटाबेस या कस्टमर नाम का एक डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो नया डेटाबेस अगर आपको बनाना है तो नया डेटाबेस बनाने के लिए आपको सिंपल कमांड यूज करना है, यूज। पूरे का एक सिंपल कमांड है यूज, स्मॉल लेटर में ही है। यूज कमांड लिखने के बाद स्पेस छोड़िए और आपको जो भी डेटाबेस बनाना है उस डेटाबेस का आप नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल हमें बनाना है कस्टमर, तो यूज स्पेस कस्टमर। ऐसा लिखने से जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, स्विच टू डीबी कस्टमर। दैट मीन्स कि आपको जो कस्टमर नाम का डेटाबेस क्रिएट करना था वो एक डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब जो कस्टमर नाम का डेटाबेस आपने बनाया है, अब जो ये बाय डिफॉल्ट कर्सर है वो अब कस्टमर डेटाबेस के अंदर ही एंटर हो चुका है, मतलब आप जो भी काम करेंगे वो अब आप कस्टमर डेटाबेस के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शो डेटाबेस अगेन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है कस्टमर नाम का, वो कस्टमर नाम का डेटाबेस यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं देगा। उसका रीजन एक है, रीजन ये है कि जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, बट उस डेटाबेस में जब तक आप कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, उस कलेक्शन में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, कोई एक रिकॉर्ड ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपको डेटाबेस के लिस्ट में जो नया डेटाबेस आपने क्रिएट किया है वो डेटाबेस आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमने कस्टमर डेटाबेस नया क्रिएट किया है तो उसमें अभी तक हमने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है और उसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं की है, इसलिए वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता। एक बार हमने कलेक्शन क्रिएट कर दिया और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, चलिए कलेक्शन और ये सब क्या है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। जैसे एसक्यूएल में आप बोलते हैं कि एक डेटाबेस बनाना है, फॉर एग्जांपल कॉलेज नाम का डेटाबेस मैंने बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल मैंने बनाया है। ठीक है, तो सेम वे MongoDB में कोई डेटाबेस आप बनाते हैं कस्टमर,
और कस्टमर के अंदर आप कोई एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर इन्फो, और एसक्यूएल में टेबल के अंदर आप क्या करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, मतलब रो और कॉलम के बेस पे आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो जैसे एसक्यूएल में आरडीबीएमएस में टेबल डिफाइन करते हैं, वैसे ही मोंगोडीबी में डेटाबेस के लिए कलेक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब की वैल्यू के पेयर में रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं, सॉरी, की वैल्यू पेयर में हम रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है कस्टमर। अब उस कस्टमर डेटाबेस में हमें कलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो कलेक्शन कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डेटाबेस यूज करना है दैट इज कस्टमर। तो सबसे पहले ये कमांड लिखते हैं यूज कस्टमर। तो अब आ गया स्विच टू डीबी कस्टमर, ठीक है। अब हम कस्टमर डेटाबेस में हैं। अब कस्टमर डेटाबेस में हमें एक कलेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड जो है वो है db डॉट क्रिएट कलेक्शन। डीबी जो आगे लिखा है वो डीबी क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपका कौन सा है उसे वो रिप्रेजेंट करता है। हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस कौन सा है, कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर डॉट क्रिएट कलेक्शन मतलब कस्टमर डेटाबेस के अंदर आप कोई एक कलेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कलेक्शन जो मैंने लिखा है, अगर उसे आपने ध्यान से देखा होगा, तो क्रिएट कलेक्शन जो नाम दिया है, जो वर्ड दिया है, वो कैमल नोटेशन में है। जिन लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग में वर्क किया होगा उसे कैमल नोटेशन पता होगा। कैमल नोटेशन में क्या होता है, जो दो वर्ड से या तीन वर्ड से जो भी मेथड्स का नाम या कुछ भी नाम डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड्स का सारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होता है। देखिए यहाँ पे क्रिएट और कलेक्शन दो वर्ड है, तो क्रिएट जो वर्ड है उसके सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है। फिर कलेक्शन सेकंड वर्ड जो स्टार्ट होता है कलेक्शन, तो उसका फर्स्ट लेटर सी है वो कैपिटल लेटर में दिया गया है, ठीक है। तो कैमल नोटेशन मोंगोडीबी में यूज होता है। तो हम जो कमांड की बात कर रहे थे वो है क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन और इनटू द ब्रैकेट और डबल कोटेशन में आपको जो भी कलेक्शन का नाम बनाना है, जो भी कलेक्शन का नाम देना है उसे हम नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं कस्ट अंडरस्कोर इन्फो, कस्टमर इन्फो, ठीक है। जैसे हम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम मोंगोडीबी में कलेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आ गया ओके 1, दैट मीन्स एक कलेक्शन आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कलेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डेटाबेस में कलेक्शन कौन कौन से कलेक्शन अवेलेबल है उससे देखने के लिए कमांड है शो कलेक्शंस, ठीक है। सब स्मॉलर लेटर में ही है और कलेक्शन में लास्ट में एस ज्वाइन किया, ठीक, कलेक्शन। तो देखिए एक कलेक्शन हमने बनाया था कस्ट अंडरस्कोर इन्फो, वो आ गए। दूसरा एक कलेक्शन बना देते हैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, उसमें हम डालते हैं प्रोडक्ट डिटेल। तो दो कलेक्शन बन गए। अब फिर से देख लेते हैं शो कलेक्शन, देखिए दो कलेक्शन हमने बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डेटाबेस में कई सारे कलेक्शन, जितने भी कलेक्शंस आपको ऐड करने हैं उतने कलेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कैसे एग्जिस्टिंग डेटाबेस कितने अवेलेबल है उसे देखने के लिए हमने एक कमांड लिखा शो डीबीएस। उससे आप क्या देख सकते हैं कि कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका उसका नाम लिस्ट में डिस्प्ले नहीं होगा जब तक आप कोई कलेक्शन उसमें नहीं क्रिएट करते, तब तक उस डेटाबेस का नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो देखिए हमने दो कलेक्शन कस्टमर में जैसे ही इंक्लूड किए, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ गया। देखिए
बुक इन्फो के नीचे कस्टमर हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप अगर डेटाबेस में आपका डेटाबेस का नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता है, दैट मीन्स कि आपका डेटाबेस एम्प्टी है, उसमें कलेक्शन क्रिएट कीजिए और उसके बाद देखिए आपको लिस्ट में नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमने एक कमांड देखा था शो डीबीएस, उसके बाद हमने कमांड यूज किया था यूज, मतलब डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। और एक डेटाबेस में से फॉर एग्जांपल अभी मैं यूज कर रहा हूँ बुक इन्फो से, फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया यूज बुक इन्फो, दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम वर्क कर रहे थे, कस्टमर डेटाबेस में वर्क कर रहे थे, तो कस्टमर डेटाबेस में से अब मैं कहाँ पे स्विच हो रहा हूँ, बुक इन्फो नाम के डेटाबेस में स्विच हो रहा हूँ। ठीक है, तो एक डेटाबेस में से दूसरे डेटाबेस में अगर आपको जाना है तो भी आपको यूज कमांड को यूज करके आप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में जा सकते हैं। और दूसरा यूज, नए डेटाबेस को अगर आपको क्रिएट करना है तो भी आपको यूज कमांड यूज करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कमांड। उसके बाद हमने देखा कैसे कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है db डॉट क्रिएट कलेक्शन और ओपनिंग ब्रैकेट और डबल कोटेशन में आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने नाम दिया टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही आप कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कलेक्शन कितने हैं कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस में ये देखना है तो आप देख सकते हैं शो कलेक्शन। तो देखिए कस्टमर डेटाबेस के अंदर 3 कलेक्शन हमने क्रिएट किए, प्रोडक्ट डिटेल, टेस्टिंग और कस्टमर अंडरस्कोर इन्फो। अब मान लीजिए कि ये डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस में हमने 3 कलेक्शन क्रिएट की, अगर उसमें से मुझे कोई एक कलेक्शन को रिमूव करना है तो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड आपको यूज करना है सिंपल db डॉट, जो भी कलेक्शंस को आपको रिमूव करना है उस कलेक्शन का नाम लिखना होगा db डॉट से। फॉर एग्जांपल हमें टेस्टिंग नाम के कलेक्शन को रिमूव करना है तो आपको लिखना होगा db डॉट टेस्टिंग डॉट ड्रॉप। तो ड्रॉप जैसे ही मेथड को आप कॉल करेंगे, मतलब ये जो पूरा कमांड है उसे कैसे रीड करते हैं, db जो लिखा है दैट मीन्स करंटली आपका जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो दैट इज कस्टमर डेटाबेस के अंदर टेस्टिंग कलेक्शन है उसे हमें ड्रॉप करना है। तो इस कमांड का पूरा मतलब होता है कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमारा कौन सा है, कस्टमर, तो कस्टमर डेटाबेस के अंदर टेस्टिंग जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया है उसे हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, तो एंटर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स अब हम देखें से फॉर एग्जांपल शो कलेक्शन, तो देखिए टेस्टिंग नाम का कलेक्शन हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे नहीं है, मतलब वो डिलीट हो गया है। ठीक है, सेम अगर सेम कमांड में फिर से लिखूं से फॉर एग्जांपल db डॉट टेस्टिंग डॉट ड्रॉप, देखिए टेस्टिंग नाम का कलेक्शन है नहीं, हमने डिलीट कर दिया है, फिर भी मैं उसे ड्रॉप करने की ट्राई कर रहा हूँ। दैट मीन्स मुझे पता नहीं है टेस्टिंग नाम का कलेक्शन डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है, बट मैं उसे ड्रॉप करने की, डिलीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है वो देखते हैं, फॉल्स। देखिए जब हमने कलेक्शंस को रिमूव किया था, ठीक है, टेस्टिंग कलेक्शन अवेलेबल था और उसे हमने रिमूव किया था, डिलीट किया था, तो हमें रिटर्न मिला था ट्रू। और अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं db.testing.drop, और उसमें अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि जो डेटाबेस में, मतलब कस्टमर डेटाबेस में आप टेस्टिंग नाम का कलेक्शन जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो करंटली डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि आप जो टेस्टिंग
कलेक्शन को डिलीट करना चाह रहे हैं, उस नाम का कलेक्शन करंटली डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न मिलता? ट्रू। ठीक है, तो अब देखिए ड्रॉप मेथड जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ड्रॉप मेथड जब भी हम यूज करते हैं तो हमें दो ऑप्शन रिटर्न में मिलते हैं, मतलब रिस्पॉन्स में मिलते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो ड्रॉप मेथड के लिए हमें ओनली दो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कौन से डेटा टाइप में आती है वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने सी प्लस प्लस जावा सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें एक डेटा टाइप आता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप में क्या होता है, जब भी कोई दो पॉसिबिलिटी ऑप्शंस या हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आंसर की यस और नो में हो, या 0 और 1 में हो, या ट्रू और फॉल्स में हो, ठीक है, या ऑन या ऑफ, मतलब किसी भी ऑपरेशंस की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आइदर दिस और आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो उस डेटा टाइप को बोलते हैं बुलियन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हमने ड्रॉप मेथड को यूज किया तो हमें आइदर ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप यूज करता है? बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस की लिस्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, एक डेटाबेस में से दूसरे डेटाबेस में कैसे जाते हैं, एक डेटाबेस में कैसे कलेक्शन क्रिएट करते हैं, एक डेटाबेस में कैसे कलेक्शन को रिमूव करते हैं, ये सारे कमांड हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, और अब आप अगर एग्जिट कमांड देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बाय। ठीक है, तो ये सारे हमने जो बेसिक कमांड देखे वो है सब मोंगोडीबी स्टार्टिंग। जब भी आप मोंगोडीबी लर्न कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब कमांड आपको कंप्लीट करने होंगे और ये सब कमांड की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम दूसरे कमांड्स लेके आएंगे, दूसरे कमांड भी हम देखेंगे कैसे कैसे आगे हम कोई कलेक्शन में रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है, कोई रिकॉर्ड को हमें मॉडिफाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस जो भी अपलोड होंगे उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।